दोस्तों, आज की कहानी है साली साहिबा। तुमने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिखा और मैं एक सप्ताह नैनीताल में बिताकर लौटे हैं। वह अपनी बड़ी बहन सविता को बड़े जोशीले अंदाज में अपने खट्टे मीठे अनुभव सुना रही थी। सविता की पूरी दिलचस्पी शिखा की बातों में है। मैं दीवान पर लेटा लेटा कभी शिखा की कोई बात सुनकर मुस्कुरा पड़ता हूँ तो कभी छोटी सी झपकी का मजा ले लेता हूँ। मेरी सास आरती देवी रसोई में खाना गर्म करने गई है। मुझे पता है कि सारा खाना सविता पहले ही बना चुकी है। सारा भोजन मेरी पसंद का निकलेगा। पुराने अनुभवों के आधार पर मेरे लिए यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं। ससुराल में मेरी खूब खातिर होती है और इसका पूरा श्रेय मेरी बड़ी साली सविता को ही जाता है। शिखा अपनी बड़ी बहन सविता के बहुत करीब है क्योंकि वह उसकी सबसे अच्छी सहेली और मार्गदर्शक दोनों है। शायद ही कोई बात वह अपनी बड़ी बहन से छिपाती हो। उनकी सलाह के खिलाफ शिखा से कुछ करवा लेना असंभव सा ही है। हमें पहला बच्चा शादी के 2 साल बाद करना चाहिए। हमारी शादी के सप्ताह भर बाद ही शिखा ने शर्माते हुए यूं अपनी इच्छा बताई तो मैं हंस पड़ा था। मैं तो इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। उसे छेड़ने के लिए मैंने उसकी इच्छा का विरोध किया। मेरे ऐसा कहने के पीछे एक कारण है। क्या इन पहले 2 सालों में हम अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर मजा लेंगे? सौरभ, अगर मैं जल्दी माँ बनने के झंझट में फंस गई तो हो सकता है तुम इधर उधर ताक झांक करने लगो और वह हरकत मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। यह कैसी बेकार की बातें मुंह से निकाल रही हो। उसे सचमुच परेशान देखकर मैं खींच उठा। मेरी दीदी हमेशा मुझे यही सलाह देती है और हम बच्चा। तो यह बात तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे दिमाग में डाली है? जी हाँ, और वह गलत नहीं है। चलो मान लिया कि वह गलत नहीं है, पर एक बात बताओ, क्या तुम हर तरह की बातें अपने दीदी से कर लेती हो? बिल्कुल कर लेती हूँ। वह बातें जो भी बंद कमरे में हमारे बीच होती है। मैंने चुटकी ली। जी नहीं। वैसे मुझे उसके इनकार पर उस दिन भरोसा नहीं हुआ क्योंकि मेरा सवाल सुनकर उसके हाव भाव वैसे हो गए थे जैसे चोरी करने वाले बच्चे को रंगे हाथे पकड़े जाने वाले होते हैं। इस बात की पुष्टि अनेक मौके पर हो चुकी है कि शिखा अपनी बड़ी बहन को हर बात बताती है। इस कारण अगर मैं या मेरे परिवार वाले परेशान नहीं हैं तो इसलिए कि सविता बेहद समझदार और गुणवान है। मैं उन्हें अपने परिवार का मजबूत सहारा मानता हूँ। टांग अड़ाकर परेशानी खड़ी करने वाला रिश्तेदार नहीं। सविता के पास न रंग रूप की कमी है न गुणों की। कमाती भी अच्छा है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि बिना शादी किए ही वह खुद को विधवा मानती है। रवि नाम के जिस युवक को वह किशोरावस्था से प्रेम करती थी, करीब 2 साल पहले उसका एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। इस सदमे के कारण सविता ने कभी शादी न करने का फैसला लिया है। किसी के भी समझाने का सविता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे माता पिता ने भी उन्हें शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश दिल से की थी। तब उनका कहना था मेरी तकदीर में अपनी घर गृहस्थी के सुख लिखे होते तो मैं जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती वह मुझे यूं छोड़कर नहीं जाता। रवि की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकती। करीब महीने भर पहले मेरा जन्मदिन था। सविता ने कमीज पैंट और मैचिंग टाई का उपहार मुझे दिया था। थैंक यू बड़ी साली साहिबा, मैंने मुस्कुराते हुए उपहार स्वीकार किया और फिर भावुक लहजे में बोला, मुझे आपसे एक तोहफा और चाहिए। आशा है कि आप मना नहीं करोगी। बिल्कुल नहीं करूँगी, उन्होंने आत्मविश्वास से भरे स्वर में फौरन जवाब दिया। आप शादी कर लो प्लीज, मैंने विनीत सी की। पहले तो वह चौंकी, फिर उनकी आंखों में गंभीरता के भाव उपजे और अगले ही पल वह खिलखिलाकर हंस भी पड़ी। सॉरी सौरभ,
उपहार तुम्हें अपने लिए मांगना था, मेरा शादी करना तुम्हारे लिए गिफ्ट कैसे बन सकता है। आपको अकेलापन दूर हो जाए, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तुम सबके होते हुए मुझे अकेलेपन का एहसास कैसे हो सकता है। शिखा और मेरी बहन प्रिया के गले में बाहें डालकर सविता हंस पड़ी और मेरा प्रयास एक बार फिर बेकार चला गया। हमारे नैनीताल घूमकर आने के बाद सविता दीदी ने मुझे और शिखा को पास बिठाकर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी। सौरभ, तुमको भविष्य को ध्यान में रखकर अब चलना शुरू कर देना चाहिए। खर्चे संभल कर करना शुरू करो। बचत करोगे तो ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाओगे, अपने मकान में रह सकोगे। वह हमें इस तरह समझाते हुए काफ़ी गंभीर नजर आ रही थी। हम दोनों नौकरी करते हैं, पर आज के समय में मकान खरीदना बड़ा महंगा हो गया है। अपने मकान में रहने का सपना जल्दी से पूरा होने का फिलहाल कोई मौका नहीं है। मैंने दबी आवाज़ में कहा, तुम दोनों क्यों मुझे पराया समझते हो? उन्होंने फौरन आहत भाव से पूछा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब अपने मकान का सपना पूरा करना तुम दोनों की नहीं, बल्कि हम तीनों की जिम्मेदारी है। सौरभ, आखिर मैं माँ और तुम दोनों के अलावा और किसके लिए कमा रही हूँ? वह नाराज हो गई थी। उन्हें मनाने के लिए मुझे कहना पड़ा कि जल्दी ही कम 3 बेडरूम वाला फ्लैट बुक करवाएंगे और उनकी आर्थिक सहायता सहर्ष स्वीकार करेंगे। मेरे द्वारा ऐसा वादा करा लेने के बाद ही उनका मूड सुधरा था। शिखा और मेरे मन में उनके प्रति कृतज्ञता का बड़ा गहरा भाव था। हम दोनों उनके साथ बड़ी गहराई से जुड़े हैं, तभी उनकी व्यक्तिगत जिंदगी का खालीपन मुझे बहुत चुभता है। बाहर के लोगों के सामने वह सदा गंभीर बनी रहती है, पर हम दोनों से खूब खुली हुई है। उस दिन दोपहर का खाना सचमुच मेरी पसंद को ध्यान में रखकर सविता ने तैयार किया था। मैंने दिल खोलकर उनकी प्रशंसा की और वह प्रसन्न भाव से मंद मंद मुस्कुराती रही। खाना खाने के बाद मैंने 2 घंटे आराम किया। जब नींद खुली तो पाया कि शरीर यूं टूट रहा था मानो बुखार हो। कुछ देर बाद ठंड लगने लगी और घंटे भर के भीतर पूरा शरीर भट्ठी की तरह जलने लगा। सविता दीदी जिद करके मुझे शाम को डॉक्टर के पास ले गई। मुझे रात को घर लौट जाना था, पर उन्होंने जाने नहीं दिया। ज़्यादा परेशान मत होइए आप, मैंने उन्हें समझाते हुए कहा। इस मौसम में यह बुखार मुझे हर साल पकड़ लेता है। 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। उनकी चिंता दूर करने के लिए मैंने अपनी आवाज़ में लापरवाही के भाव पैदा किए तो वह गुस्सा हो गई। सौरभ, हर साल तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो कौन पड़ेगा? उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया। तुम्हारा ना खाने का कोई समय है, ना ही सोने का। दूध से तुम्हें एलर्जी है। फल खाने के बजाय तुम टिक्की और समोसे पर खर्च करना बेहतर मानते हो। अब अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं तुमसे बोलना बंद कर दूंगी। दीदी, आप इतना गुस्सा मत करो। मैंने फौरन नाटकीय अंदाज में हाथ जोड़े। मैंने दूध पीना शुरू कर दिया है। आपके आदेश पर अब लंच भी ले जाने लगा हूँ। वैसे एक बात आप मेरी भी सुन लो, अगर कभी सचमुच आपने मुझसे बोलना छोड़ा तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा। फिर मेरी मौत की जिम्मेदार। सविता ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे देखते ही देखते उनकी आंखों में आंसू छलक गए। इतने खराब शब्द फिर कभी अपनी जबान पर मत लाना सौरभ। किसी अपने को खोने की कल्पना भी मेरे लिए असहनीय पीड़ा बन जाती है। उनका गला भर आया। आई एम सॉरी। भावुक होकर मैंने उनका हाथ चूमा और माफ़ी मांगी। उन्होंने अचानक झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और तेज चाल से चलती कमरे से बाहर निकल गई। मैंने मन ही मन पक्का संकल्प किया कि आगे से ऐसी कोई बात मुंह से नहीं निकालूंगा जिसके कारण सविता के दिल में रवि की याद ताज़ा हो और दिल पर लगा जख्म फिर से टीसने लगे। अगले दिन सुबह भी मुझे तेज बुखार बना रहा। शिखा को ऑफिस जाना ज़रूरी था।
मेरी देखभाल के लिए सविता ने फौरन छुट्टी ले ली। उस दिन सविता के दिल की गहराइयों में मुझे झांकने का मौका मिला। उन्होंने रवि के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। कई बार वह रोई भी, फिर किसी अच्छी घटना की चर्चा करते हुए बेहद खुश हो जाती और अपने दिव्यांगत प्रेमी के प्रति गहरे प्यार के भाव उनके हाव भाव में झलक उठते। मुझे नहीं लगता कि सविता ने मेरे अलावा कभी किसी दूसरे से इन सब यादों को बांटा होगा। उन्होंने मुझे अपने बहुत करीब समझा है। इस एहसास ने मेरे अहम को बड़ा सुख दिया। शाम को मेरी तबीयत ठीक रही, पर रात को फिर बुखार चढ़ गया। शिखा भी अपने आप को ढीला महसूस कर रही थी। वह मेरे पास सोने के बजाय अपनी माँ के पास जाकर सो गई। सविता को अब 2 मरीजों की देखभाल करनी थी। हम दोनों को उन्होंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा खाना खिलाया। वह नहीं चाहती थी कि भूखे रहकर हम अपनी कमजोरी बढ़ाएं। रात 11 बजे के आसपास मेरा बुखार तेज हो गया। सब सो चुके थे, इसलिए मैं चुपचाप लेटा बेचैनी की करवटें बदलता रहा। नींद आ रही थी, पर तेज बदन दर्द के कारण मैं सो नहीं सका।